स्टूडेंट्स, सेकंड सेम के लेसन 1 की आपकी आज सेकंड वीडियो हम देखेंगे। इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है हर्ष की विजय या हर्ष का जो साम्राज्य विस्तार वो कहाँ कहाँ तक था। साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें, ये आपका एक मैप का भी क्वेश्चन है और बड़ा जो क्वेश्चन आता है आपका उसमें भी ये आ सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। जो जो विजय इसने हासिल की उसके इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वही इनका साम्राज्य विस्तार भी होगा। जो जो हम इलाके पढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ इन्होंने जीत हासिल की, कुछ चीज़ें हम कर भी चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि बंगाल को इन्होंने जीता था। बंगाल मतलब गोड़ के जो शासक थे वो थे शशांक। इनके बहनोई की हत्या करने में इनका हाथ था, तो इन्होंने बदला लेना था हर्ष ने। तो राजा हर्षवर्धन ने बदला लिया और इनको मारने की योजना बनाई, इनको हराने की योजना बनाई। तो उसके लिए क्या किया, क्योंकि ये धर्मांध शासक था, शशांक बौद्ध लोगों की हत्या कर देता था। इसने गया में एक बोधि वृक्ष जो था उसको भी कटवा दिया था। तो इसके कारण से और अपने बहनोई की जो हत्या का बदला लेना था, उन सब कारणों से एक योजना बनी। भंडी मंत्री को भेजा गया, उसका नेतृत्व उनको दिया गया, लेकिन वो हरा दिया गया शशांक के द्वारा। फिर स्वयं हर्ष जो है जाता है। हर्ष क्या करता है, हर्ष जो असम का जो इलाका है हमारा, वहाँ के जो शासक हैं वो थे भास्कर वर्मन। एक समझौता कर लिया जाता है और समझौता करके योजना बनाई जाती है कि कामरूप भी बोलते हैं इसको, असम को, आप ध्यान रखना इसको। कामरूप का शासक कौन था, 2 अंक में भी आ सकता है। सैनिक समझौता कर लिया गया और क्योंकि खुद जो भास्कर वर्मन था वो भी शशांक से परेशान था, आखिर में दोनों की सेनाओं के सामने वो जो है टिक नहीं सका और पराजित होकर भाग गया। कहाँ पर, उड़ीसा। हालांकि वो विरोध करता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। 619 तो ईस्वी तक वो तंग करता रहा राजा हर्ष को, इतना दुष्ट था ये। लेकिन उसके बावजूद भी एक कार्रवाई जो है इन्होंने की और इस क्षेत्र को जो है अपने राज्य में मिला लिया था का। साथ में एक लाभ क्या हुआ कि मगध ने इसी बीच में, मगध में जो राज्य बीच में पड़ता था, उसने भी राजा हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद राजा हर्ष ने नालंदा में विहार बनवाए और 17 और जो छोटे छोटे राज्य, आसपास के जो छोटे राज्य थे, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली, ये भी हर्ष के अधीन आ गए। इस तरह से कन्नौज से लेकर बंगाल तक का जो उपजाऊ क्षेत्र था, एक बड़ा जो क्षेत्र था, वो हर्ष के साम्राज्य में जुड़ गया, बन गया। ये हमने एक विजय जो है मुख्य रूप से पढ़ी। दूसरी विजय की अगर हम बात करते हैं तो वो है 5 प्रदेशों में विस्तार की जो बात करेंगे हम। ताकत बढ़ गई थी, महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई थी, क्योंकि एक बड़ा जो है इलाका वो जीत लिया गया था। तो उस महत्वाकांक्षा बढ़ने के बाद हर्ष रुका नहीं, उसने विस्तार करने की योजना बनाई और 606 से लेकर 612 ईस्वी तक निरंतर अभियान वो करता गया। इन अभियानों का वर्णन जो है ह्यून-सांग भी करता है कि 15 राज्यों से वो कर वसूलता था, इसके अंडर जो है प्रशासित होते थे। मालवा नरेश को तो इन्होंने पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकार जो है इन सारी विजयों से अगर हम बात करें तो 6 वर्षों का जो ये सैनिक अभियान चला, इसमें पुंड्रवर्धन से लेकर उत्तर पश्चिम में जो है व्यास नदी तक, उत्तर पश्चिम में व्यास नदी तक, जिसमें संभवतः है 5 प्रदेशों की अगर हम बात करें, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, आपका बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा, ये 5 जो क्षेत्र विशेष रूप से आते थे। तो ये 5 प्रदेश जो है इन सालों में इसने एक बड़े अभियान चलाकर जो है इनको जीत लिया था और यहाँ पर विस्तार इसने किया। तो ये हमने इनकी दूसरी विजय का जो एक पॉइंट पढ़ा, पॉइंट्स में ही लिखेंगे आप। सिंध व कश्मीर विजय हालांकि विवादास्पद है, कोई अलग अलग विद्वानों के, इतिहासकारों के मत इसके बारे में अलग हैं। बाणभट्ट के अनुसार वर्णन मिलता है कि ये इन प्रदेशों से कर वसूलता था। सिंध का जो मुख्य उद्देश्य था, हथियाने का इम्पोर्टेंट उद्देश्य था, वो था आर्थिक उद्देश्य। ह्यून-सांग जबकि इसको स्वतंत्र कहता है। ह्यून-सांग कहता है कि एक स्वतंत्र सिंध क्षेत्र को स्वतंत्र बताता है, स्पष्ट करता है कि वह एक शक्तिशाली राज्य था। अतः यह है उसकी जो विजय है वो संदिग्ध है।
दूसरा, कश्मीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि हर्ष वहाँ गया, बुद्ध के जो दंतावेश की दंत अवशेष समझते हो आप, दंत जो दांतों के अवशेष के रूप में वहाँ पर दबाए गए थे, जो भी हम बनाते थे, मठ बनाते थे या बौद्ध स्तूप बनाते थे, तो उनमें से निकलवाकर खुदाई करवाकर बलपूर्वक धक्के से जो है वो अपने यहाँ का नोज में लेके आता है और वहाँ पर उनको दबाता है और फिर एक विहार स्थापित करवाता है। तो इससे ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पर उसने जीत हासिल की होगी, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि सिंध और कश्मीर उसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। तो ये डाउटेबल है, लेकिन कुछ प्रमाण भी हैं, तो इसलिए हम पूरी तरह से मतलब कहने में असमर्थ हैं। यही इतिहास की विशेषता है कि आप काम करें, आप देखें कि आप रिसर्च करें कि कुछ चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं क्या, कुछ प्रमाणों को हम स्थापित कर सकते हैं क्या। फिर नेपाल विजय की बात आती है, तो नेपाल विजय, नेपाल नाम तो कहीं नहीं मिलता उल्लेख ऐसा कि नेपाल को नाम का कोई क्षेत्र जीता गया हो स्पेशली, लेकिन हरिश्चरित जो एक ग्रंथ है उसमें वर्णन आता है एक बर्फीले प्रदेश का कि बर्फीला, लेकिन बर्फीला प्रदेश तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी पूरी तरह से संदिग्ध है मामला। तो अंशुवर्मन ने, हालांकि ये भी वर्णन मिलता है कि राज्य में हर्ष संवत चलाया था, शायद वो इसके अधीन रहा हो, इसलिए उसने अंशुवर्मन जो था नेपाल का शासक था, तो उसने हर्ष संवत अपने राज्य में चलाया था, ऐसा मान सकते हैं। या माना गया कि जो है ये अधीन रहा हो, अधीनता का प्रतीक था ये। लेकिन आर.सी. मुजुमदार सहमत नहीं है, उनका कहना है कि बर्फीला प्रदेश भी कोई और हो सकता है और अंशुवर्मन जो हर्ष का ही समकालीन था ये भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये विजय भी कैसी है, संदिग्ध है। इसके बारे में भी हम पूरी तरह से पुष्टि जो है उपलब्ध नहीं है, प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा 100% नहीं माना जा सकता। कामरूप द्वारा अधीनता, कामरूप के बारे में हमने शुरू में ही पढ़ा था, उत्तर पूर्व क्षेत्र का जो आसाम का जो क्षेत्र था उसको कामरूप बोलते हैं। भास्कर वर्मन से मित्रता की संधि की गई थी, संबंध बराबरी के रहे थे ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब दबाव बढ़ा, प्रभाव बढ़ गया, दबाव बढ़ गया, हर्ष का क्षेत्र बढ़ गया, तो हो सकता है कि हर्ष ने दबाव बनाया हो। तो कन्नौज सम्मेलन जब हर्ष ने एक बार बुलाया तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि राजा जो भास्कर वर्मन थे वो उपहार और हाथियों सहित जो है उपस्थित होते हैं, तो इससे ये माना जा सकता है कि शायद उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली या कुछ टर्म एंड कंडीशन जो उनके ऊपर अप्लाई अलग से होती हो। वल्लभी द्वारा अधीनता, वल्लभी गुजरात, सौराष्ट्र, ये जो इलाका है ये गुजरात का है आपका, इसको समझे आप। इलाके से क्या है कि जैसे असम समझेंगे आप, गुजरात समझेंगे, नेपाल समझेंगे, सिंध कश्मीर कहाँ पर होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो भी प्रदेशों के नाम आए हैं, उससे क्या है कि आपको जो मैप है वो भरना आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ गुजरात बोला है, इसको आप ध्यान रखें। शक्तिशाली राज्य था दक्कन का, एक मैत्रिकों का यहाँ पर शासन था, इसको खदेड़े बिना जो है प्रवेश संभव नहीं था दक्षिण में, तो इसलिए इस राज्य को हराना जरूरी था। हालांकि लगातार संघर्ष रहा, हर्ष विजयी भी हुआ, लेकिन हर्ष ने इसको शामिल करने की बजाय इनसे मित्रता करना जो है ज़्यादा ठीक समझा। वैवाहिक संबंध भी इन लोगों से बनाए गए, और क्योंकि दोनों राज्यों के बीच वैवाहिक संबंध और मित्रता के प्रमाण मिलते हैं, तो कुछ न कुछ शासकों के नाम भी मिलेंगे। तो 5 मैत्र शासकों का पता चलता है, जिनमें से ह्यून-सांग के अनुसार एक विशेष शासक का नाम जो आता है, जो कि एक प्रयाग की जब सभा हर्ष ने बुलाई उसमें भी शामिल हुए थे, उनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय बलादित्य, जो इनके दामाद भी माने जाते हैं। तो इस सारे का लाभ क्या हुआ? सबसे बड़ा जो ये खुद ये हाजिर हुआ, ये अधीनता तो ठीक है, ये लोग इनके साथ थे, मिल गए थे, या मतलब प्यार के संबंधों में ही मान लो कि इनको सपोर्ट मिलता रहा इनका। तो सबसे बड़ा जो लाभ हुआ राजा हर्षवर्धन को इसका, वो ये रहा कि जो साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी, पश्चिमी सीमा जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गई, और नीचे विंध्याचल की ओर से जो विंध्याचल का इलाका था, जहाँ पर पुलकेशिन, हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट्स में, पुलकेशिन द्वितीय और गुर्जर शासक जो थे उनके आक्रमण का जो भय है वो समाप्त हुआ है, क्योंकि बीच में बफर स्टेट जिसको हम बोलते हैं, बीच में कोई काम आने वाली जो चीज़ थी वो क्या थी, वल्लभी का राज्य था, अर्जुन का घर का राज्य था।
तो इस सारे से ध्रुव से इनके सहयोग से दक्कन की ओर बढ़ने की इनकी संभावनाएं जो है, इनकी संभावनाएं तो कम हो गई, और अब राजा हर्षवर्धन इनकी सहायता से बल्कि वापसी जो है वो दूसरी जगह मतलब कि दक्कन में हमला कर सकता था। ये आपके पॉइंट्स हो गए हैं 6। 7वां जो पॉइंट है आपका वो है पुलकेशिन द्वितीय से जो युद्ध हुआ उसके बारे में। तो अभी हमने पढ़ा वल्लभी अधीनता या उनसे मित्रता के जो संबंध थे उनका लाभ उठाकर उसने उत्तर भारत के कुछ प्रदेश भी जीत लिए थे, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी, योजना बढ़ा रहा था, तो योजना बनाई उसने, आखिर में संगठन कर एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई, और इस योजना का, इस सारे मामले का वर्णन जो है हुमायूं सिंह का वर्णन में मिलता है वृत्तांत में, और एहोल अभिलेख में मिलता है। एहोल अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता है ये 2 नंबर में क्वेश्चन, कि किस अभिलेख में लिखा है कि जो राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कौन जीता था? पुलकेशिन द्वितीय जीता था। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है लगभग, तो आप इसको थोड़ा ध्यान कर लें। तो स्थानीय जो शासकों ने पुलकेशिन का साथ दिया, आखिर में जो है हार गया वो राजा हर्षवर्धन, लेकिन इससे सीमाएं निर्धारित हो गई नर्मदा नदी तक। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका विस्तार, ये एक मुख्य जो हार थी या पहली हार थी, ये एक बड़ी हार थी, यही ऐसा माना जाता है राजा हर्षवर्धन की थी। तो जीत हार तो होती ही है। तो इसके बारे में हुमायूं भी हर्ष की पराजय का उल्लेख करते हुए नर्मदा नदी दोनों की सीमाएं बताता है। हालांकि कोई लिखित स्रोत उपलब्ध अभी इसका नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है पुलकेशिन ने परमेश्वर, दक्षिण पथ, पृथ्वी व्यास्वामी जो है, ऐसी उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां जो है धारण की थी, क्योंकि वास्तव में उसने एक बड़ी विजय हासिल की थी, तो पदवियां भी धारण कर सकता था। गंजम विजय, गंजम विजय की बात करें, ये अंतिम विजय थी। गंजम विजय अंतिम विजय में से एक थी। पूर्वी तट पर उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसको बोलते थे कोंगोड़ा। कोंगोड़ा, यहाँ पर ये विजय जो करने में कामयाब हुआ 643 ईस्वी में। पुलकेशिन की जब मृत्यु हो गई तभी ये उस इलाके को जीत पाया, क्योंकि ये विंध्याचल की ओर पड़ता था, तो उसकी मृत्यु के बाद ही यहाँ पर आक्रमण कर पाया और जीतने में सफल हुआ। तो ये पूर्वी सीमा बन गई थी, प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। यहाँ के 80 नगर जो है दान दिए इसने, एक विहार स्थापित किया था यहाँ पर। विहार के लिए गांव से जो राजस्व मिलता था वो विहार को दे दिया। तो इस तरह से पुलकेशिन, इस तरह से गंजम विजय की जो है ये पूरी होती है। तो कुल मिलाकर हमने 8 विजय जो है पढ़ ली हैं, 8 पॉइंट्स जो पढ़ लिए हैं। ये जो आपके मैप का जो क्वेश्चन आता है, टिप्पणी जो आपको लिखनी होती है, तो ये टिप्पणी है, तो टिप्पणी आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे इस टिप्पणी के, इसमें से ही बन जाएंगे। और फिर आपको एक मैप भरना है, मैप खरीद लें, इकट्ठे खरीद लें, ये आपके पास वो बनाने का छापा खाना होगा, तो उससे बना लें और भरना शुरू कर दें ताकि आपको याद रहे शुरुआत में। साथ ही साथ अगर आपको याद हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। साम्राज्य विस्तार आखिर में आप कैसे लिख सकते हैं? पणिकर एक इतिहासकार विद्वान है, वो कहते हैं असम से लेकर कश्मीर तक, हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक इनका विस्तार हो गया। आपने जो इलाके पढ़े आपको ये ध्यान ही होगा, कश्मीर कहाँ पर है और असम कहाँ पर है, और विंध्याचल में हमने बात की थी आपका वल्लभी का जो क्षेत्र था, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, तो ये सारे क्षेत्र उसमें आ जाते हैं। R.K. मुखर्जी क्या कहते हैं कि इनका प्रभाव क्षेत्र तो बहुत बड़ा था, लोग मानते थे कि भाई बड़ा व्यक्ति है, लेकिन जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्षेत्र कम थे। ये हमने देखा भी, कई लोगों से मित्रता करके, वैवाहिक संबंध करके, या जैसे भी मतलब काम बनता उसी तरह से काम बना लिया गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण कम किया गया। तो कुल मिलाकर एक कठिन काम था, लेकिन उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और साम्राज्य विस्तार कर अपने राज्य को चमकाया। इसी कारण से आज हम इस राज्य को विशेष रूप से पढ़ते हैं। तो मैप का जो क्वेश्चन है आपका, उसको आप समझेंगे तो अब हमारा जो है ये आज का पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। मैं आपको जो पुस्तक है उसमें जो मैप दिखा रखा है वो दिखा देता हूँ, मैं टिप्पणी भी दिखा देता हूँ। इसमें अलग तरीके से दे रखा है। किताब में जब आप मैप पढ़ेंगे, ध्यान कर लें, इस बात को नोट कर लें पूरी तरह से कि किताब में जो टिप्पणी है वो अलग तरह से दे रखी है,
लेकिन आपको जो टिप्पणी अभी पढ़ाई गई है वही लिखनी है। किताब में तो जो जब आप मैप देखेंगे तो उसमें हर्ष की विजय, सम्राट, उपलब्धियां, उसके नाटक नाटकों के बारे में लिख रखा है, वृत्तांत के बारे में लिख रखा है, वो सब नहीं लिखना हमने। साम्राज्य विस्तार में नाटकों का क्या काम है, उसकी उपलब्धियां मुख्य रूप से क्षेत्र की उपलब्धियों को हम मानेंगे, उसको ही आपने दिखाना है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, मैप ठीक है ये बना हुआ, आप देख लें, ये संकेत दिख रहे होंगे आपको, ये शहर का संकेत है, राजधानी का संकेत है और साम्राज्य विस्तार है, ऐसे आप दिखा सकते हैं। अब अगर हम देखें तो कश्मीर हमने पढ़ा था, थानेश्वर का इसका राज्य था ही, और साथ में आपका जो है इंद्रप्रस्थ दिल्ली का जो इलाका है, मथुरा, कन्नौज जो इसकी मुख्य राजधानी थी, गुज्जर कहाँ पर थे, राजस्थान के इलाके में मिलेंगे, सिंध कहाँ पर है, वल्लभी गुजरात में देखो आप, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, पुलकेशिन द्वितीय वाला ये आप छोड़ सकते हैं, चोलचेर पांडे लिखने की जरूरत नहीं है, ना श्रीलंका भरने की जरूरत है आपको। कामरूप जो असम का इलाका देखो भरा हुआ है, नालंदा बिहार में है राजगृह, और ताम्रलिप्ति जो है उड़ीसा का जो ये आपका बंदरगाह है, बोध गया स्थान है। ये कुछ स्थान आपको याद करने बड़े आसान है, और यही कुछ स्थान आगे भी आपको भरने होंगे, इसलिए आप इन स्थानों को थोड़ा ध्यान से देख लें, इसमें आपको समझ लें। ये संकेत जरूर भरने हैं, हेडिंग लिखनी है और डेट डालनी है। कोई बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो वो आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।